जी अस्सलाम वालेकुम। देश और प्रदेश के तमाम देखने वाले, सुनने वाले, चाहने वाले दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज की ये जो वीडियो है ये हमारे फेसबुक के ग्रुप पाकिस्तानीज़ इन पोर्चुगल में लिखी हुई एक पोस्ट पर मैंने जो कमेंट किया था, तो उस पर मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं ताकि ये जो मेरा कमेंट है या ये जो मेरी तहरीर है तो ये वीडियो की शक्ल में भी इधर यूट्यूब पे मौजूद रहे, ताकि वो सब दोस्त जो किसी तरह से भी थोड़ी बहुत कोई इन्फॉर्मेशन की एक्सेस चाहते हैं तो उन्हें इस वीडियो की वजह से थोड़ी सी रहनुमाई मिल सके। तो इन्होंने लिखा था कि जी ये पाकिस्तान में किसी अच्छे सेक्टर में जॉब कर रहे हैं जहाँ पे ये मैनेजर हैं और इनकी सैलरी जो है 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं और इनकी एज जो है वो 34 ईयर्स है। और इनका सवाल ये था कि इनको शेंगन वीज़ा मिल सकता है या नहीं। तो उस पर मैंने जवाब दिया था या अपनी राय का इजहार किया था और मैंने ये सोचा कि चलें मैं वो इधर यूट्यूब पर भी शेयर कर दूं और पढ़कर वीडियो की सूरत में शेयर करूं ताकि जो नए आने वाले दोस्त हैं या जो भी ये चाहते हैं कि वो भी वीज़ा ले सकें या पुर्तगाल में क्या हाल अहवाल चल रहा है पुर्तगाल वालों का, तो वो भी शेयर किया जाए। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि जी अगर आप 1.5 लाख लेकर भी मुतमईन नहीं तो ये जहन में रखिए कि पुर्तगाल आकर शायद आप इतने पैसे भी ना कमा सकें, क्योंकि आपके सेक्टर में अगर तो आपको जॉब मिल गई तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज़ आगे मैंने लिखा है कि जो कि इंतहाई मुश्किल है। ये जाहिर है कि जिस एरिया में भी आप काम कर रहे हैं या जिस सेक्टर में भी, तो उसके जो चांसेस हैं वो तो बहुत कम है पुर्तगाल में, क्योंकि मेन बैरियर आ जाता है लैंग्वेज का। तो इसके बाद मैंने उन्हें लिखा है वरना आपके पास कोई ख़ास हुनर नहीं तो मामूली मेहनत मजदूरी वाले काम करना पड़ेंगे, तो जिसमें आप शुरू में शायद 700 से 1000 यूरो तक भी कमा लें, मगर साथ अखराजात भी हैं। तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में 1.5 लाख की सैलरी ले रहा है और जब वो यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे आके उसी एरिया में एक तो जॉब मिलनी इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि ज़ुबान तो आती नहीं होगी। तो फिर छोटे मोटे काम करना पड़ेंगे, मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी। जैसे अक्सर लोग आके कोई यहाँ पे डिलीवरी कर रहा है, कोई किसी रेस्टोरेंट में वेटर है, तो कोई अंदर किचन में काम कर रहा है, कोई डिश वॉशिंग कर रहा है और इस तरह के मामूली काम, कोई ये डोनर कबाब शॉप है, पिज़्ज़ा शॉप है, वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये मेरा मकसद था। तो इसके बाद मैंने आगे उन्हें लिखा है कि जी अगर तो आपका टारगेट जो है वो पासपोर्ट है तो फिर उसके लिए तो ये सब तकालीफ बर्दाश्त करने के लिए जहनी तौर पर तैयार रहें, जो कि कहने में शायद बहुत आसान है, वरना जो नए आए हैं उनसे पूछ लें कि ये कितना मुश्किल होता है कि शुरू के जो साल 6 महीने गुजारने और फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदा एडजस्ट कर ही जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मोटिवेशन भी दे रहा हूँ कि अगर तो आपका टारगेट जो है वो पासपोर्ट लेना है तो फिर तो जो ये समझ लें ये जो इस किस्म की जो तकलीफ हैं, जो कि ज़ाहिर है जब आप छोटी सी जॉब करेंगे, मेहनत मजदूरी वाली जॉब करेंगे, जो साथ में उसकी वजाहत भी कर रहा हूँ कि सुनने में, बातों में, मेरी बातों से भी आपको लगेगा कि शायद ये बड़ा आसान सा काम है, लेकिन जिस पे ये बीत रही होती है उसका एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड कैसे गुजरा होता है तो ये उसे मालूम होता है। और फिर मैं आगे उन्हें साथ में ये भी कह रहा हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा एडजस्ट कर जाता है। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें लिखा जी जहाँ तक वीज़ा की बात है तो उसके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि आप लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि इसको अप्लाई करने या मिलने ना मिलने पर कोई इतना ख़ास खर्च नहीं आएगा, तो आप किस्मत आजमाई के लिए अप्लाई करें। तो यहाँ पे उन्हें मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो अप्लाई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हर उस इंसान को जिसको थोड़ा सा भी दिमाग के किसी कोने में ये ख्याल आता है कि जी मुझे वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, मुझे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं बाहर का एक चक्कर लगा के आऊँ, अगर मैं बाहर चला जाऊँ तो शायद मेरे जनाब दिन सवर जाएं और ये हो जाए वो हो जाए। तो ऐसे सब लोगों को मैं ये कहता हूँ कि वीज़ा तो आप अप्लाई करें, तो ये किस्मत आजमाने में तो कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, जिस 15 लाख का आप जिक्र कर रहे हैं वो इंशाल्लाह आपके अकाउंट में ही रहेंगे, तो फिर चांस लेने में कोई हर्ज नहीं। तो इन्होंने क्योंकि लिखा था कि वो कुछ उनके पास कुछ ऐसे समझ लें एसेट्स हैं जिनको वो सेल करके अगर वो उनकी टोटल वैल्यू बनाएं, जो उनका सवाल था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि तकरीबन ये 15 लाख रुपए बनते हैं। तो वो पूछ रहे थे कि 15 लाख में वो फिर सर्वाइव कर जाएंगे।
तो मैं उन्हें ये कह रहा हूँ कि आप वीज़ा जो है वो खुद अप्लाई करें और यही 15 लाख जो हैं ये अपने अकाउंट में डिपॉजिट करें। तो आगे मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि चांस लेने में कोई हर्ज नहीं। और ये बात याद रखिए कि वो 15 लाख आज अगर बैंक में रखते हैं, वो 15 लाख आज अगर बैंक में रख रहे हैं तो उसके 6 महीने बाद की स्टेटमेंट निकाल कर फिर अप्लाई करें। तो मकसद ये कि अक्सर लोग जो हैं वो वीज़ा अप्लाई करते हुए ये गलती करते हैं कि जी इधर से उन्होंने पैसे डिपॉजिट किए और वो अगले दिन ही स्टेटमेंट निकाल के तो वो एम्बेसी में वीज़ा अप्लाई कर देते हैं और फिर रिफ्यूज़ल लेटर मिलता है, उसमें ये लिखा जाता है वीज़ा ऑफिसर की तरफ से कि आपने ये जो पैसे जमा करवाए हैं आपके अकाउंट में ये सिर्फ और सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए करवाए हैं, अदरवाइज इन पैसों का वैसे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं उन्हें ये मशवरा दे रहा हूँ कि अगर आपने आज ये डिपॉजिट करवाया जो 15 लाख आपके पास जमा है तो फिर आपने 6 महीने इंतज़ार करना है। तो 6 महीने के बाद की आपने स्टेटमेंट निकालनी है। और फिर आगे मैं उन्हें यही इसी चीज़ का बता रहा हूँ कि वरना वीज़ा ऑफिसर लाजमी कहेगा कि ये 15 लाख सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के लिए जमा कराए गए हैं। तो फिर मैं उन्हें लिख रहा हूँ कि जी तो सफ़र थोड़ा लंबा है मगर जितनी आपकी तनख्वाह है मुझे उम्मीद है अगर सब्र और अच्छे डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे तो वीज़ा मिल सकता है, क्योंकि इनकी तनख्वाह 1.5 लाख है। तो 1.5 लाख जो है बड़ी अच्छी तनख्वाह है। तो इसमें मैं उन्हें ये बता रहा हूँ कि आप सब्र से काम लें। सब्र से मुराद ये कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप अपने अकाउंट में जो हैं आपके पास जो 15 लाख हैं इन्हें फौरी तौर पे अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं और उसके बाद ये जो 1.5 लाख आपको हर महीने आपकी सैलरी आ रही है तो ये हर महीने जब आपके अकाउंट में शो होगी कि आपकी ये जनाब सैलरी भी आ रही है प्लस 15 लाख जो है पहले का डिपॉजिट है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रही हैं। जो आपके एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो 1.5 लाख में आप महीने में आप कितने खर्च लेंगे, लाख खर्च लेंगे, 1.25 लाख खर्च लेंगे, एंड पे कोई 5, 10, 20 हज़ार फिर भी बचेंगे। तो ये सारी ट्रांजैक्शन चलती रहेंगी, लेकिन जो आपका डिपॉजिट है 15 लाख वो उसी तरह आपके अकाउंट में मौजूद है। तो फिर मैं आगे उन्हें लिख रहा हूँ वीज़ा मिल जाए तो मकसद ये कि अगर तो आप जो मैंने पीछे ये जिक्र किया था अच्छे डॉक्यूमेंट्स का, अच्छे डॉक्यूमेंट्स में क्या है, अच्छे डॉक्यूमेंट्स में यही है कि आप अपना अगर आप शादीशुदा हैं तो अपना FRC लगाएं, अपना MRC लगाएं, MRC मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और इसके अलावा अगर आप बिज़नेस कोई कर रहे हैं तो आपके बिज़नेस का NTN है, आपका सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपना जिसके पास जॉब कर रहे हैं उनसे आप डिक्लेरेशन लें कि ये बंदा हमारे पास इस साल से लेकर इस साल तक काम कर रहा है, यानी आज की डेट तक, और उससे पहले भी जो आपने जॉब्स की हैं वहाँ के भी अगर आप चाहें तो रेफरेंस लेटर ले सकते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो जिन लोगों के साथ आप बिज़नेस करते हैं तो उनके रेफरेंस लेटर जो हैं वो साथ लगाएं आप। और इसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं जी, इसके अलावा आपकी ट्रैवल की जो है वो कंफर्म फ्लाइट की टिकट होगी, चाहे वो रिजर्वेशन की सूरत में हो। इसके अलावा होटल की बुकिंग होगी, वो भी चाहे रिजर्वेशन की सूरत में हो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर सकता है जहाँ पे भी आप जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फ्रांस जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, पुर्तगाल जा रहे हैं, तो ये एक और प्लस पॉइंट है। तो उनसे आप स्पॉन्सरशिप लेटर मंगवाएंगे, साथ में उनके पासपोर्ट की जो है वो कॉपी मंगवाएंगे, साथ में उनकी बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाएंगे। अगर वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उनका भी वो जॉब का सारा ये जैसे आपका इधर से अटैच होगा तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके उधर से अटैच होंगे। अगर उनके पास घर है तो वो अपने घर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किराए पे है तो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर उनका खुद का है तो वो उसकी रजिस्ट्री भी आपको सेंड कर सकते हैं। तो ये हो गया स्पॉन्सर की साइड से। और दूसरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी साइड से भी इसी तरह, अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं, अगर आपका घर अपना है, अगर आपके नाम कोई दुकान वगैरह है, अगर आपके नाम कोई ज़मीन वगैरह है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल जो हैं ये सारे लगाने हैं साथ फाइल के। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ जी कि वीज़ा मिल जाए तो फिर यूरोप का लाजमी चक्कर लगाएं, इधर रहने वाले लोगों से मिलें, इनका लाइफस्टाइल देखें और फिर फैसला करें कि आप भी ये सब कुछ कर सकते हैं और इधर रुकना सही है या पाकिस्तान ही बेहतर है। तो मकसद ये है कि जब आपको वीज़ा मिल गया
تو اس کے بعد پھر آپ لازمی اللہ کرے جو بھی دوست یہ ویڈیو دیکھ کے اگر انہیں تھوڑا بہت آئیڈیا ہو رہا ہے، جن کو کچھ چیزوں کی نہیں سمجھ آئی، تو ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مجھے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کا بھی جواب دوں گا۔ تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ اٹیچ کر کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ کریں، اور کسی بھی ایمبیسی میں اپنا ویزا اپلائی کریں جہاں سے آپ کو اسپانسر آ رہا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس کنٹری کی ایمبیسی میں آپ اپلائی کریں گے، اور اگر آپ ٹورزم کے لیے جا رہے ہیں تو پھر اس حوالے سے ان ممالک کو ٹارگٹ کریں جہاں پہ آپ کو کوئی اس قسم کی ٹورسٹ اٹریکشنز نظر آتی ہیں کہ یہاں پہ آپ جانا چاہتے ہیں، اور اس کی ریزن آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو ایک ساتھ کورنگ لیٹر بھی آپ لکھیں، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو اپنے بزنس کے لیٹر ہیڈ پہ، اور اگر آپ کسی کے پاس جاب کر رہے ہیں تو پھر آپ سادہ پیپر پہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ جی یہ میرا نام ہے، یہ میری آئی ڈی ہے، پاسپورٹ نمبر ہے، اور میں جناب فرض کریں آپ فرانس جا رہے ہیں جی، تو آپ لکھیں کہ جی میں فرانس جا رہا ہوں، اور فرانس کیوں جا رہے ہیں، میں جناب وہاں پہ ہالیڈے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہاں پہ جا کے میں اپنا ساتھ پورا ٹور پلان لکھیں کہ جی میں پیرس میں جاؤں گا، میں وہاں پہ آئیفل ٹاور دیکھنے جاؤں گا، میرا ہوٹل جو ہے وہ آئیفل ٹاور کے پاس ہے، اور یہ جناب ہم نے یہ اپنے ہوٹل کی بکنگ ساتھ لگائی ہے، اس کے علاوہ فلائٹ کی ٹکٹ کی جو ریزرویشن ہے وہ بھی آپ ساتھ لگا سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ یہ سارے ڈاکومنٹس آپ ساتھ لگائیں، اور جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے بعد پھر یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یہ جو میں نے لکھا ہے، اللہ کرے ویزا لگ جائے، تو اس کے بعد اگر آپ کا ویزا لگ جائے تو پھر میں لکھ رہا ہوں کہ یورپ کا چکر آپ لازمی لگائیں۔ تو پھر جن لوگوں کو امیگریشن کے خواب آتے ہیں کہ جی ہم وہاں پہ جا کے سیٹل ہو جائیں، اور اسپیشلی ایسے لوگ جن کی سیلری پاکستان میں لاکھ ہے، 1.5 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، اور وہ پھر بھی یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ صحیح جگہ پہ نہیں ہیں، اور ان کا شاید اگر وہ یورپ موو ہو جائیں تو ان کے لیے وہ زیادہ بہتر ہے، تو پھر ان کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں کہ آپ ویزا لینے کے بعد یہاں پہ آئیں، یہاں پہ رہیں، یہاں پہ دیکھیں، ان لوگوں کو دیکھیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں، یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ صبح 5 بجے اٹھ رہے ہیں، 6 بجے اٹھ رہے ہیں، یا وہ 8 بجے اٹھ رہے ہیں، کس طرح کے بزنس کر رہے ہیں وہ لوگ، کتنے وہ خوش ہیں یہاں کی لائف سے، ان کے بچے دیکھیں کیسے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کے بچوں سے ملیں، آپ کو اچھے لگتے ہیں کہ جی یہ بچے جو ہیں یہاں کی جو ایجوکیشن لے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے، یا جن ملکوں میں آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کی ایجوکیشن بیٹر ہے، اور اس کے بعد آگے آپ کا کیا فیوچر ہے، آپ کے بچوں کا کیا فیوچر ہے، یہاں پہ میڈیکل کی فیسلٹیز کیسی ہیں، آپ کے ممالک میں کیسی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ جس بھی ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ کرسچن ہیں، اس حوالے سے بھی دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ زیادہ بہتر لگتا ہے یا آپ کے کنٹری میں زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ سارے معاملات چاہے وہ سوشلی ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہیں، چاہے وہ میڈیکلی ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ اینالائز کریں، اور اس کے بعد آپ یہ ڈیسیژن لیں کہ آپ نے یہاں پہ یورپ میں رہ کے یہاں کی امیگریشن حاصل کرنی ہے، یا جس کنٹری میں آپ بیٹھے ہیں وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جناب آج کی ویڈیو آپ کے لیے تھی، تو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ میں اسی طرح کوشش کرتا رہوں گا کہ اس سے ملتی جلتی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ اللہ حافظ۔